चलो नाउ दो सर्कल के इंटरसेक्शन का हमने केस देखा था, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो याद करो उसकी कंडीशन क्या थी, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड। वो थर्ड वाला जो केस था इंटरसेक्शन वाला, है ना। अब यार अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्कल्स, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा जिस किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे कंसेप्ट आएगा दो सर्कल के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक है, दो सर्कल के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का, ये समझे, राइट। दो सर्कल के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है, राइट। अब इन जनरल मेरे को ये पता होना चाहिए कि दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो ये कर्व है, ये दूसरी कर्व है, स्ट्रेट लाइन अगर होती तो इजी हो जाता, है ना। हम ये बोल देते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे स्ट्रेट लाइन है ही नहीं तो एंगल कैसे निकालेंगे। तो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये बोला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कोमा बीटा, वहां पे दोनों की बनाओ टेंजेंट, और उन टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा वो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बात समझे। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स बनेगी, उन टेंजेंट्स का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये डिफाइन किया गया, ये डेफिनेशन, ये समझे। तो अगर दो सर्कल्स भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल्स की टेंजेंट्स बनाएंगे, और उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही मेरा दो सर्कल्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये समझे। नाउ उसके लिए हमने बनाया ये डायग्राम। ठीक है, C1 C2 ये पॉइंट आ गया। अब अगर मेरे को दो सर्कल की इक्वेशन पता है, मतलब मेरे को उनका सेंटर पता है एंड रेडियस पता है, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इसके साथ ज्वाइन किया। अच्छा, सिमिलर डायग्राम नीचे भी बनेगा, ड्यू टू सिमेट्री जो एंगल ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा, तो मैं एक का एंगल निकालूंगा दूसरा वाला सेम बन जाएगा। नाउ ध्यान से देखना, ये जो लाइन है यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनाई पहले की टेंजेंट, ये आ गई T1, T1 मतलब सर्कल 1 की टेंजेंट, और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये लाइन क्या एक्ट करेगी, नॉर्मल 1। हाँ या ना, इसी सर्कल की नॉर्मल रेडियस जो होता है वो नॉर्मल एक्ट करता है, ये समझे। पक्का ऑनलाइन क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक है ना। अब ये सर्कल 2 की टेंजेंट, तो टेंजेंट 2 एंड ये 90 डिग्री एंड ये आ गई नॉर्मल 2। हाँ या ना। तो इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये समझे। ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो इस पॉइंट के अराउंड देखो, ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अच्छा वैसे भी ये समझो इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा 180, तभी जाके 360 जाएगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा ही तो होगा। क्लियर है। अब ये ट्राइंगल कंसीडर करो, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल क्या पाई माइनस थीटा, ये लेंथ क्या रहेगी इस सर्कल का रेडियस R1, ये लेंथ क्या रहेगी इस सर्कल का रेडियस R2, एंड ये लेंथ क्या रहेगी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस D। तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे को पता है, राइट। एक एंगल निकालना, अब इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होगा जिसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है दोबारा देखो जरा एक बार। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ ए, बी के ऑपोजिट की बी, सी के ऑपोजिट की सी। तो ये जो एंगल आएगा एंगल ए, तो इस एंगल का कोस क्या होगा इसके साथ लगने वाली साइड्स का स्क्वायर का सम, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जो दो साइड्स में लगने वाली उनका प्रोडक्ट, तो ट्वाइस ऑफ बीसी, तो ये जाएगा मेरा कॉस है। ये समझे? किसी भी एंगल का कॉस क्या रहेगा? जो उसकी दो साइड्स लगने वाली जो वो एंगल फॉर्म कर रही हैं उन दोनों की साइड की लेंथ का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वही दो साइड्स का प्रोडक्ट। ये समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। कोसाइन रूल का डिराइव कर दूंगा, हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना? पहले ये देख लो, फिर लास्ट में देखता हूं, मैं बताता हूं। हाँ जी सान्या। सर हम क्वेश्चन में निकाल क्या रहे थे? थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब इसके लिए दोबारा अगर मैं ओवरव्यू दूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है, कंसेप्ट क्या है? दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। उसके लिए पहले मैंने डिफाइन किया कि दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल, राइट? ये कर लिया। उसके बाद फिर मैंने यहां पे दो टेंजेंट्स बनाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ये जो थीटा होगा ये दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया? ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहीं से थीटा आ जाएगा। और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है और ये एंगल का फॉर्मूला लगाना है बस। सारे क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है ना? अब देखो, यूजिंग दिस रूल cos ऑफ दिस एंगल क्या होगा? दोनों साइड वाली साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r1 r2। अब मेरे को ये बताओ, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये आ गया माइनस cos थीटा, माइनस साइन इधर आ गया तो cos थीटा क्या आया? ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2r1 r2। तो यहां से cos थीटा निकलेगा। ये समझे? क्लियर हुआ? ये चीज देगा मेरे को दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला डिराइव करना था, कहां से आया? ये पूरा का पूरा मैंने मेथड बताया। ये समझे? पक्का? दिक्कत आ रही कोई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? ध्यान से देख लो, किसी स्टेप में डाउट है तो बोलो। सान्या? यस सर। ठीक है, तो फाइनल ये स्टेटमेंट बनी ना हमारे पास। अच्छा, अब अगर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो ऐसी कर्व्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल। वैसे भी याद करो 90 डिग्री के लिए ऑर्थो वर्ड यूज होता है, ठीक है ना? तो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हम क्या बोलेंगे? कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है? और इस केस में सर्कल्स की बात हो रही है, तो सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो दो सर्कल क्या है? ऑर्थोगोनल। ये समझे? अब तो दो सर्कल के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या आ जाएगी? यहां पे थीटा 90 डिग्री पुट कर दो, राइट? तो cos 90 इज 0, तो इसका न्यूमरेटर 0, मतलब डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज 0, और डी स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस, तो अगर रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का स्क्वायर, तो बोथ द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। ये समझ में आया? दिस इज वन कंडीशन बाय द वे, देयर इज वन मोर कंडीशन, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, मान लो सर्कल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है? मतलब यही कंडीशन है
अब ये कंडीशन मेरे को बार बार इस सर्कल की कंडीशन पे, इस सर्कल की क्वेश्चन के अंदर या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कल पे ना लगानी पड़े, तो इसकी कंडीशन मैं अलग से ढूंढ रहा हूं दोबारा, यही यूज करके आएगी। ठीक है, अब देखो इस सर्कल का सेंटर क्या है, -g1 -f1, राइट, एंड इस सर्कल का रेडियस क्या है, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाला सर्कल का सेंटर क्या है, -g2 कोमा -f2, और इसका रेडियस क्या जाएगा, g2 स्क्वायर प्लस -c2 स्क्वायर रूट। हाँ या ना, श्योर, ये आ जाएगा पक्का। नेक्स्ट, अब c1 c2, यहां जिसको मैं d बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दिस माइनस दिस किया तो आ जाएगा -g1 प्लस g2, तो दैट इज g2 माइनस g1 का स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दिस किया तो आ जाएगा f2 माइनस f1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे अंडर द रूट, ये आ गया। नाउ अब हमारी कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का स्क्वायर d स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया वो आ गया g2 स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर प्लस 2 g1 g2 माइनस, प्लस f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2, ये अंडर द रूट था लेकिन स्क्वायरिंग हुई तो ये गया। Now that must be equal to r1 square plus r2 square. Now what is r1 square? g1 square plus f1 square minus c1, g2 इसका रेडियस 2 का स्क्वायर, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, तो g1 स्क्वायर g1 स्क्वायर, g2 स्क्वायर g2 स्क्वायर, f2 स्क्वायर f1 स्क्वायर, f2 स्क्वायर f1 स्क्वायर, तो -2 कॉमन g1 g2 प्लस f1 f2, that is equal to minus common c1 plus c2, minus minus कटा, twice of g1 g2 plus f1 f2 is equal to c1 plus c2। आया कहां से ये कंडीशन, यहीं से, तो दोनों में से जनरलाइज्ड केस क्या हुआ, ये वाला, राइट। अब अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, ओवरऑल इस पूरे टॉपिक की मैं समरी दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एंगल ऑफ, टॉपिक इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो दो सर्कल का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हमने दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन किया, सर्कल की टेंजेंट बनाई, उनके बीच में एंगल ढूंढ लिया, cos थीटा इज d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बाय 2r1 r2। फिर हमने देखा कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो जाएं, राइट, अगर सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो थीटा 90 डिग्री, तो उसकी कंडीशन क्या जाएगी, तो जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने थीटा को 90 पुट करके न्यूमरेटर 0 करके राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो पाई बना, ये ट्रायंगल बना था ना ये वाला r1 r2 d, ये 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, तो वही तो आ रहे हैं यहां पे, ये समझे, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। नाउ so this is the most generalized condition for two circles to be orthogonal. Next, अब यही दो सर्कल्स अगर हमें गिवन हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो इनके ऑर्थोगोनल होने की क्या कंडीशन होगी, राइट, कंडीशन ये लगेगी, तो यहां पे ये निकालने के लिए मेरे को दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके लिए सेंटर्स पता होने चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा काम हो जाएगा, दोनों के रेडियस पता होना चाहिए, तो मैंने दोनों के सेंटर निकाले, दोनों को रेडियस निकाले, सेंटर के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू पहला वाला रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर, तो काटा, कटिंग करके अपने आप बन गया ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये दोनों सर्कल्स के ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन क्या आ गई, ये, आई होप क्लियर हुआ। तो दो कंडीशन गई तुम्हारी, ये इन जनरल, ये स्पेसिफिकली फॉर दीज टू टाइप ऑफ सर्कल्स, ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। ये नोट करो।